जैसा कि आपको विदित है कि शिक्षक शिक्षा में शिक्षण व नवाचार विषय पर हमने अब तक 4 क्लासें ली, जिसमें हमने छात्र शिक्षण, शिक्षण संस्थाओं की समस्याएं, खंड शिक्षण, इंटर्नशिप आदि विषयों पर हमने बात की। उसके बाद हमने शिक्षण के प्रतिमान क्या होते हैं, जिसे तबा का शिक्षण प्रतिमान, जार्ज का प्रतिमान आदि विषयों पर भी हमने विस्तार रूपक चर्चा की थी। उसके बाद शिक्षण कौशलों के बारे में हमने विशेष चर्चा की, जिसमें प्रस्तावना कौशल क्या होता है, शामपट कौशल क्या होता है, इस प्रकार के अनेक कौशल हैं, उन पे हमने चर्चा की। और उसके पश्चात शामपट कौशल के अंतर्गत शामपट शिक्षण का क्या महत्व है और उससे आगे क्या विषय वस्तु है, उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। शामपट का महत्व। शामपट एक सहायक सामग्री की पूर्ति करता है। इसमें अध्यापक व्याख्यान के दौरान जो भी विषय वस्तु व्याख्यान करता है और उससे संबंधित जो कठिन शब्द होते हैं उन्हें ब्लैक बोर्ड पर लिखते और बोलते समय उसको प्रस्तुत करता रहता है। यह है छात्रों के लेखन कौशल को विकसित भी करता है। साथ ही छात्रों का ध्यान केंद्रीकरण में भी यह कौशल सहायक है। साथ ही शामपट पर समझाई गई विषय वस्तु बालक के मस्तिष्क में चिरस्थायी भी रहती है। साथ ही शिक्षण में काम आने वाली सामग्रियों में यह एक सस्ता उपकरण भी है। अध्यापक स्वयं शामपट पर अच्छा लेखन करके छात्रों के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत भी कर सकता है। अब बात करते हैं शामपट के प्रकार, टाइप्स ऑफ ब्लैक बोर्ड। शामपट भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें जैसे लकड़ी के शामपट, सीमेंट के शामपट, कांच के शामपट, प्लास्टिक के शामपट, लपेट फलक आदि। अब शामपट का जो उपयोग एक अध्यापक के द्वारा किया जाता है तो उस दौरान किन किन सावधानियों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। जब अध्यापक कक्षा में शिक्षण कार्य समाप्त कर देता है तो उसके पश्चात अध्यापक को ब्लैक बोर्ड पर जो भी विषय वस्तु लिखी होती है उसे साफ कर देना चाहिए। साथ ही शामपट कार्य करते समय बीच बीच में लगातार उसे बोलता भी रहना चाहिए। साथ ही चौक से नहीं खेलना चाहिए। कई बार ये देखा गया है कि टीचर पढ़ाते समय चौक से खेलते हुए पाए जाते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान में रखना चाहिए कि चौक से किसी भी प्रकार से उसका लिखने के अलावा किसी प्रकार का यूज नहीं करना। साथ ही शामपट लेखन को छात्रों को लिखने का अवसर भी देना चाहिए। नेक्स्ट कौशल है प्रदर्शन कौशल, स्किल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। प्रदर्शन कौशल के अंतर्गत शिक्षक शिक्षा में शिक्षण विषय वस्तु को छात्रों के समक्ष चित्र, चार्ट, मॉडल आदि के द्वारा प्रस्तुत करता है, जिससे छात्रों को वास्तविक जानकारी प्राप्त होती है और छात्र उपकरणों का प्रयोग करना सीखते हैं। रूसो, कामिनियस आदि शिक्षाविदों ने शिक्षण को मौखिक रूप से प्रदान करने की अपेक्षा प्रदर्शन कौशल से कराने का मानस बनाया था। इसके पीछे यह तर्क था कि जिस ज्ञान को बालक ग्रहण कर रहा है वो मौखिक अभिव्यक्ति की अपेक्षा प्रत्यक्ष अवलोकन करा के अधिगम ज्यादा किया जा सकता है। साथ ही प्रदर्शन कौशल में छात्र सूचना प्राप्ति के साथ साथ उसका अवलोकन भी करता है। इससे इसका अधिगम स्थायी रूप ले लेता है और मनोविज्ञान भी इस बात में सहायता प्रदान करता है। अब प्रदर्शन कौशल। प्रदर्शन कौशल में बालक 5 ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। इनमें वह केवल 0 से 6%, देखने में 0 से 86 ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसलिए शिक्षक जहां केवल बोलकर ज्ञान प्राप्त करता है, वहीं यदि चित्र, मॉडल या किसी प्रयोग को करके दिखाए तो शिक्षण अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली होता है। प्रदर्शन कौशल को स्पष्ट करने के लिए केपी पांडे ने कहा है कि शिक्षक अपने व्यवहार या अन्य माध्यमों से सीखे जाने वाले कौशल, प्रक्रिया तथा उनसे संबंधित प्रभाव को उत्पन्न कर उन्हें शिक्षार्थियों के सामने प्रस्तुत कर सकता है और उनका अभ्यास करवाता है। शिक्षकों को अनुकरण द्वारा प्रदर्शन में की गई क्रियाओं को सीखने का निर्देश दिया जाता है। बात आती है प्रदर्शन का अर्थ। टेलिंग, शोविंग और डूइंग। प्रैक्टिकल अर्थात कहना, दिखाना और करना, यह प्रदर्शन कहलाता है। प्रदर्शन का महत्व। इंपोर्टेंस ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन स्किल। शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग करता है। इसके द्वारा केवल ज्ञान ही प्रदान नहीं किया जाता, अपितु उसमें रुचि भी उत्पन्न की जाती है। प्रदर्शन का शिक्षण में बहुत महत्व है, जिसे हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने के लिए। जब शिक्षक शिक्षण विषय वस्तु को छात्रों के समक्ष चार्ट, मॉडल, उपकरणों आदि द्वारा प्रस्तुत करता है तो छात्रों को प्रत्यक्ष रूप से तथ्यों का अवलोकन का अवसर मिलता है, जिससे छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है और साथ ही वह ज्ञान अधिक समय तक स्थायी रहता है। यदि मौखिक क्रिया के माध्यम से शिक्षण कार्य करवाया जाता है
तो छात्र इसे शीघ्र ही भूल जाते हैं, उसे विस्मृत कर देता है। किंतु साथ में यदि अवलोकन भी करा जाए तो वह ज्ञान अधिक स्थायी व अधिक समय तक रहता है। नेक्स्ट है, शैक्षिक रुचि उत्पन्न करने के लिए भी प्रदर्शन करने चाहिए। जब शिक्षक विषय वस्तु को छात्रों के समक्ष व्याख्यान विधि से प्रस्तुत करता है तो उसमें छात्र रुचि नहीं लेता है, क्योंकि उसमें शिक्षक ही सक्रिय रहता है और छात्र निष्क्रिय रूप से बैठा रहता है। जबकि प्रदर्शन कौशल से छात्र पढ़ने में रुचि लेता है और शिक्षक और छात्र के बीच अंतःक्रिया भी होती रहती है। उपयोग करने की कला का विकास। प्रदर्शन कौशल में विषय वस्तु के साथ विषय वस्तु से संबंधित वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग भी किया जाता है। शिक्षक द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को बालक उसे ध्यान से देखता है तथा अध्यापक की प्रत्येक क्रिया पर ध्यान केंद्रित करता है। इससे हम यह भी उस कला में सफल होने का प्रयास करता है। अतः धीरे धीरे वह उपयोग करना सीख जाता है, जिससे कि आगे चलकर वह भी उसका प्रयोग कर सके और उसको महत्व समझ सके। अब बात करते हैं प्रदर्शन कौशल के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। प्रदर्शनकर्ता को अपनी कला में निपुण होना चाहिए। यदि हम बिंदु की बात करें तो यहाँ कहने का मतलब है गुणों से। दूसरी बात है, प्रदर्शन की जाने वाली विषय वस्तु प्रकरण से संबंधित होनी चाहिए। साथ ही प्रदर्शन करने से पूर्व शिक्षक को अभ्यास भी करना चाहिए। नेक्स्ट, प्रदर्शन ऐसे स्थान पर किया जाए जहां सभी छात्रों को आसानी से दिख सके। इसके लिए श्यामपट्ट की भी सहायता ली जा सकती है। साथ ही प्रदर्शन में अनावश्यक तत्वों को भी स्थान नहीं देना चाहिए। साथ ही समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रदर्शन के समय छात्रों के साथ अंत्यक्रिया भी करते रहना चाहिए। साथ ही आवश्यक सामग्री को पहले ही नियोजित कर लेना चाहिए तथा अपने पास रख लें। प्रदर्शन को प्रभावशाली बनाने के लिए छात्रों को सक्रिय रखना आवश्यक है। इसके लिए उनसे प्रश्न पूछते रहना चाहिए। कब, कहां पर, कौन सा प्रदर्शन करता है, यह शिक्षक पूर्व में निश्चित कर ले। प्रदर्शन की जाने वाली विषय वस्तु छात्रों के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। प्रदर्शन की गति छात्रों के स्तर के अनुसार हो। छात्रों को भी प्रायोगिक कार्य करने के अवसर प्रदान करें। साथ ही उचित समय पर ही प्रदर्शन किया जाए। अब बात आती है प्रदर्शन हेतु किस प्रकार की सामग्री का चयन करना चाहिए। प्रदर्शित की जाने वाली सामग्री प्रकरण से संबंधित हो। सामग्री शिक्षार्थियों के अनुभव और समझ के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। सामग्री का चयन बालकों के मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। प्रदर्शन की जाने वाली सामग्री का चयन इस प्रकार से हो कि वह शिक्षार्थियों में निरंतर अभिप्रेरणा का संचार करे। साथ ही प्रदर्शित की जाने वाली सामग्री ऐसी हो जो वास्तविक वस्तु का प्रतिनिधित्व भी करे। साथ ही प्रदर्शित की जाने वाली सामग्री ऐसी हो जो आसानी से सुलभ हो जाए। प्रदर्शित की जाने वाली सामग्री के प्रकार: दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री और क्रियात्मक सामग्री। दृश्य सामग्री के अंदर बुलेटिन बोर्ड, चित्र, मॉडल, चार्ट, ग्राफ, डायस्कोप, विस्तारक यंत्र, फिल्म पट्टी आदि आती है। श्रव्य सामग्री के अंतर्गत रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिम्बाफोन आते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत टेलीविजन, वीडियो आते हैं। और क्रियात्मक सामग्री के अंतर्गत प्रदर्शनी, नाटक, कार्यशाला आदि सम्मिलित होते हैं। अब बात करते हैं हम कंपोनेंट्स की या इनके स्टेप्स की बात करते हैं। प्रदर्शन कौशल के चरण। पहला चरण है प्रदर्शन का उद्देश्य निर्धारित करना। जो भी विषय वस्तु हम छात्रों के समक्ष प्रदर्शित करने जा रहे हैं उसका उद्देश्य निर्धारित कर लेना चाहिए कि यह विषय वस्तु हम क्यों प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, समय सीमा का निर्धारण। साथ ही प्रदर्शन की जाने वाली विषय वस्तु का भी समय निर्धारित कर लेना चाहिए कि किस समय में हमें विषय वस्तु का प्रदर्शन कब तक करना है। साथ ही प्रयोग करते समय बैठक व्यवस्था। जब अध्यापक कक्षा में शिक्षण विषय वस्तु का या इससे संबंधित जो सहायक सामग्री है उसका प्रदर्शन करता है तो उस समय छात्रों की बैठक व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए यह भी उसे तय कर लेना चाहिए। अर्थात प्रदर्शन एक यू आकार में छात्रों को बैठाकर करना चाहिए ताकि छात्रों को आसानी से दिखाई दे सके। साथ ही शिक्षार्थियों की सक्रियता। यदि शिक्षक स्वयं प्रयोग करता है तो अध्यापक का भी दायित्व बनता है कि वह छात्रों से भी उस प्रयोग को करने के लिए अभिप्रेरित करे और उनकी सहभागिता उसमें बनाए। सावधानियां व विशेषताओं को स्पष्ट करना। अध्यापक को प्रदर्शन से पूर्व प्रदर्शन की जाने विशेषताओं को शिक्षार्थियों के समक्ष सैद्धांतिक रूप से रखना चाहिए। साथ ही उन्हें प्रदर्शन में रखी जाने वाली सावधानियों को स्पष्ट करना चाहिए। इस प्रकार से प्रदर्शन में शिक्षार्थियों की निरीक्षण क्षमता प्रबल होती है, तर्क संगत विवेचन साथ कर सकते हैं और साथ ही उनमें वांछित योग्यताओं का विकास होता है। अब नेक्स्ट है कुशलता का विकास। प्रदर्शन की कुशलता अध्यापक की स्वयं की कुशलता पर निर्भर करता है। यदि अध्यापक स्वयं प्रयोग को ठीक प्रकार से करना जानता है तथा उपकरण को प्रयोग में ला सकता है तभी वह ठीक प्रकार से प्रदर्शन कर सकता है। नेक्स्ट,
प्रदर्शन के मुख्य बिंदुओं का अंकन। अध्यापक द्वारा प्रदर्शन के समय कुछ बिंदुओं को श्यामपट्ट पे लिखते रहना चाहिए ताकि छात्र उसमें रुचि ले। साथ ही प्रदर्शन का मूल्यांकन, प्रदर्शन की समाप्ति के पश्चात अध्यापक को प्रदर्शन का मूल्यांकन करते रहना चाहिए। इसके लिए उद्देश्यों एवं की गई क्रियाओं पर आधारित उस मूल्यांकन के सारांश को अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखकर सभी शिक्षार्थियों के समक्ष स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। अध्यापक प्रदर्शन से संबंधित प्रश्न करके उनके उत्तरों को भी श्यामपट्ट पर लिखे। ऐसा करना प्रदर्शन द्वारा किए गए ज्ञान को स्थायी बनाने की कोशिश करता है। कुछ लिमिटेशंस है, जिसमें पहली लिमिटेशंस है कि एक प्रकरण में एक से अधिक प्रदर्शन भी करना पड़ सकता है। उस स्थिति में पर्याप्त उपकरणों का अभाव रहता है। दूसरा, प्रदर्शन के समय छात्र जिज्ञासा रखते हैं किंतु बाद में इस मनोरंजन का रूप भी ले लेता है। नेक्स्ट, इससे छात्रों का मानसिक पक्ष कमजोर हो जाता है। परिणाम स्वरूप बालक केंद्रीय स्वतंत्र चिंतन मन से विमुख हो जाते हैं। कुछ प्रदर्शन कौशल के कुछ तत्व है जिसमें प्रासंगिकता, प्रदर्शन की सरलता व स्पष्टता, स्तरानुकूल, रोचकता, दृष्टवता, प्रभावकता, ध्यान केंद्रण, विद्यार्थियों की सहभागिता और प्रदर्शन का औचित्य, कि जो भी विषय वस्तु हम प्रदर्शन की जा रहे हैं वो सभी विषय वस्तु इन घटकों या इन तत्वों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उद्दीपन परिवर्तन का कौशल, स्टिमुलस वेरिएशन। मनुष्य उद्दीपन की मूल प्रवृत्तियों में है। वह एक स्थिति या एक ही प्रकार की घटना के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को धीरे धीरे कम कर देता है। नई घटना के प्रस्तुत होने पर पुनः अपनी प्रतिक्रियाओं में तीव्रता लाता है। जैसे कि एक ही थीम पर बनी फिल्म पिट जाती है, लेकिन नई थीम पर बनी फिल्म में भीड़ अधिक जुट जाती है। उद्दीपन का अर्थ, किसी घटना, क्रिया अथवा व्यवहार के फलस्वरूप किसी प्राणी के व्यवहार में कोई प्रतिक्रिया होती है तो ऐसी घटना या क्रिया उद्दीपन कहलाती है। उदाहरण, यदि बालक को मिठाई दिखाई जाती है तो वह उसे प्राप्त करने के लिए कुछ उद्दीपन क्रियाएं करता है। टेबर, ग्लेसर और शेफर के अनुसार कोई भी परिस्थिति, घटना अथवा वातावरण में परिवर्तन से यदि विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन होता है तो उसे उद्दीपन कहते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में उद्दीपन को भी एक महत्वपूर्ण तत्व या घटक माना जाता है। कक्षा में अध्यापक द्वारा उसके व्यवहार में निरंतर परिवर्तन होना आवश्यक है। यदि अध्यापक कक्षा में एक सी क्रिया करता है तो छात्रों को मानसिक थकान अनुभव होती है और वो अधिगम में रुचि नहीं लेते। इसलिए अध्यापक का दायित्व बनता है कि वो कक्षा में नवीन परिवर्तन करता रहे और कुछ इस प्रकार की क्रियाएं करे ताकि छात्र भी सक्रिय रहे। जैसे कक्षा में घूमना या अंग संचालन। कक्षा में शिक्षण कार्य करते समय अध्यापक 3 स्थितियों में खड़ा रह सकता है। प्रथम स्थिति, द्वितीय स्थिति और तृतीय स्थिति। प्रथम स्थिति में अध्यापक एक ही जगह खड़ा रहकर शिक्षण कार्य करता है, कक्षा में बिल्कुल भी इधर उधर नहीं घूमता है। तो इस बात का भी ध्यान उसको रखना चाहिए कि उसे कक्षा में घूमते रहे। द्वितीय स्थिति, अध्यापक बिना बात ही इधर उधर घूमता रहता है तो अध्यापक का दायित्व बनता है कि वो कक्षा में बिना बात कक्षा में इधर उधर न घूमे। तीसरी स्थिति में अध्यापक आवश्यकता अनुसार घूमता है, आवश्यकता अनुसार ही श्यामपट्ट की ओर जाता है और छात्रों का निरीक्षण करता है और अपनी थकान दूर करने के लिए टेबल के इर्द गिर्द घूमता है। तो इन तीनों स्थितियों में जो तीसरी स्थिति है उसको श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि प्रथम स्थिति में अध्यापक एक ही स्थान पर खड़ा रहता है जो कि ठीक नहीं है और अध्यापक को थकान भी महसूस होती है। साथ ही द्वितीय स्थिति में अध्यापक के बिना बात इधर उधर घूमना उसके लिए व्यर्थ होता है। तीसरी स्थिति में अध्यापक का उद्देश्य हेतु घूमना फिर भी लाभप्रद रहता है। हाव भाव, अध्यापक द्वारा शिक्षण कराते समय उसके हाव भाव भी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाते हैं। मुस्कुराना, हंसना, ठहाका लगाना, हाथों का संचालन करना, बैठाने के लिए सिर हिलाना आदि क्रियाएं करता है, जिससे कि छात्र उत्प्रेरित रहता है। जब कभी शिक्षण के दौरान हास्य प्रकरण आ जाता है तो छात्रों को भी हंसने देना चाहिए तथा स्वयं भी धीरे धीरे हंसे। यदि शिक्षक जोर से ठहाके लगाएगा तो छात्र हास्य प्रकरण को भूलकर शिक्षक के ठाकों को हंसने का आधार बना लेते हैं, जिससे कि शिक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। शिक्षण के दौरान राष्ट्रीय एकता के बाधक तत्वों को स्पष्ट करते समय टेबल पर हाथ मारना चाहिए। इस प्रकार विभिन्न हाव भंगिकाओं से शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं और छात्र भी सक्रिय रहते हैं। साथ ही अध्यापक जब कक्षा में विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करता है तो अपनी वाणी में उतार चढ़ाव रखना चाहिए, आरोह अवरोह रखना चाहिए। जिस प्रकार से करुण रस के अभिव्यक्ति करते समय आवाज धीमी व दर्द भरी राष्ट्रपति की बात करते समय आवाज बुलंद रखें। साथ ही ध्यान केंद्रण करना। अध्यापक शिक्षण कार्य कराते समय छात्रों का किसी विशिष्ट बिंदु को और
ध्यान आकर्षित करने के लिए वह छात्रों को मॉडल दिखाता है तथा भारत का मानचित्र भी ये देखने के लिए कहता है। साथ ही मौन, अध्यापक कई बार कक्षा में लगातार विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करता रहता है, इसलिए कभी कहीं बीच बीच में उसे मौन भी रहना चाहिए ताकि छात्र उस विषय वस्तु को ध्यान में समझ सके जो अध्यापक के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। साथ ही अंतःक्रिया वाणी में विविधता, अध्यापक जब विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण कर रहा होता है तो उस विषय वस्तु की वाणी में विविधता होनी चाहिए। कई बार अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, उनके उत्तर प्राप्त करे ताकि अध्यापक और छात्र दोनों सक्रिय बनी रहे। साथ ही उद्दीपन कौशल के कौन कौन से घटक है या कौन कौन से तत्व है जिन्हें उद्दीपन करते समय हम ध्यान रखें, जिसमें शरीर संचालन क्रिया कि शरीर का संचालन भी होते रहना चाहिए, हाव भाव परिवर्तन, आवाज का आरोह अवरोह होना, मौन प्रक्रिया होना, ध्यान केंद्रित करना, साथ ही छात्रों के साथ अंतःक्रिया करना, साथ ही विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण में सहायक सामग्री का विषय वस्तु को यूज लेना, साथ ही अनावश्यक जो आवृत्ति होती है उन्हें दूर करना। अब बात आती है पुनर्बलन क्वेश्चन, रीइंफोर्समेंट स्केल। पुनर्बलन का अर्थ क्या है? पुनर्बलन मनोवैज्ञानिक की नवीनतम विधियों व प्रविधियों के स्वरूप शिक्षा में प्रयुक्त किया जाता है। बालक कक्षा में अध्यापक के संपर्क में आकर सूचना प्राप्त करके कुछ नूतन अनुभव प्राप्त करता है। उन अनुभवों से वह कुछ नया सीखता है और यदि कुछ नया सीख लेता है तो उसे व्यवहार में ढालता है, ये ढालने का प्रयत्न करता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में वह अभिप्रेरित रहता है। अभिप्रेरणा से होता है और अभिप्रेरणा पुनर्बलन प्रतिपुष्टि से मिलती है। छात्र को शिक्षण करते समय शिक्षक उससे प्रश्न पूछता है, सही उत्तर बताने पर पुरस्कार स्वरूप उसे अभिप्रेरित करने वाले शब्दों जैसे शाबाश, अच्छा आदि शब्दों से संबोधित करता है। इन शब्दों से छात्रों को आत्मबल मिलता है जिससे कि वह उस क्रिया में और अधिक तल्लीन हो जाता है। इसमें अध्यापक मौखिक तथा आंगिक दोनों प्रकार का पुनर्बलन देता है। आंगिक रूप में जैसे गर्दन हिलाना, मुस्कुराना, गुस्सा दिखाना आदि क्रिया करता है। समय के अनुसार ही उचित क्रिया करना बालक के लिए प्रोत्साहन का कार्य भी करती है। तो पुनर्बलन के अर्थ के लिए कहना उचित होता है कि शिक्षक द्वारा की गई प्रतिक्रिया जिससे छात्र उत्तेजित हो जाए और उत्तेजना स्वरूप वह किसी कार्य को पूर्ण तन्मयता के साथ करने में जुट जाए, अभिप्रेरणा रूपणी वही प्रतिक्रिया पुनर्बलन कहलाती है। दंड की अपेक्षा प्रशंसा या पुरस्कार देना ही प्रभावशाली पुनर्बलन हो सकता है। अब बात आती है पुनर्बलन की परिभाषा। पुनर्बलन की परिभाषाओं के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने परिभाषाएं दी, जिसमें स्किनर, ओलिवर आदि ने भी दी। स्किनर ने कहा कि पुनर्बलन वह स्थिति है जो बालक की अनुक्रिया में वृद्धि करती है। ओलिवर ने कहा कि अध्यापक द्वारा की गई प्रशंसात्मक मौखिक प्रतिक्रिया पुनर्बलन है। अब यदि हम पुनर्बलन के भेदों की बात करते हैं तो इसके दो प्रकार के भेद बताए गए हैं, सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक पुनर्बलन कई प्रकार से दिया जा सकता है, जैसे शाबाश, हाँ हाँ कहना, ठीक है, प्रशंसा कहना, पुरस्कार देना, अच्छा देना। तो ये सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन कहलाते हैं, जिससे छात्रों को अभिप्रेरणा मिलती है, पुनर्बलन मिलता है और वो अपने कार्य में और अधिक तल्लीनता से कार्य करता है। नेक्स्ट है सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन, पॉजिटिव नॉन वर्बल रिइंफोर्समेंट, जो कई प्रकार से दिया जा सकता है, जैसे छात्रों के सही उत्तर को शामपट पर लिखना, सही उत्तर पर मुस्कुराना, छात्रों के आंशिक सही उत्तरों को प्रयोग में लाना और छात्रों के समीप जाकर पीठ थपथपाना आदि। साथ ही यदि हम नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन की बात करते हैं तो वो भी कई प्रकार से दिया जा सकता है। पहला, तुम्हारी लिखावट अच्छी नहीं है, मात्रा संबंधी अशुद्धियां है, सोच कर बोलो, उहु, गलत है, बिल्कुल गलत है, तुम पढ़ते ही नहीं हो। तो इस प्रकार से जो नेगेटिव वर्बल रिइंफोर्समेंट है वो भी देना चाहिए, लेकिन कम से कम नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन देने की कोशिश करनी चाहिए। अब बात करते हैं हम नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन, जिसमें घूम घूम कर देखना, पेड़ से जमीन थपथपाना, पुनर्बलन नकारात्मक सिर हिलाना, अध्यापक द्वारा नाराजगी से छात्रों की तरफ देखना। तो ये नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन भी होते हैं। अब बात आती है उनके घटकों की। पुनर्बलन कौशल के कौन कौन से घटक हैं, जिसमें जैसे छात्रों का उत्साहवर्धन करना, स्वीकारात्मक कथनों का प्रयोग, छात्रों के साथ सहानुभूति, विद्यार्थी की भावनाओं को समझना, नकारात्मक शब्दों का प्रयोग, नकारात्मक शाब्दिक और अशाब्दिक शब्दों का प्रयोग, सभी को समान पुनर्बलन, एक शब्द को बार बार नहीं दोहराना,
सही उत्तर को शामपट लिखना, ये सभी घटक है जिनका अध्यापक को प्रयोग करना चाहिए। अब आते हैं पुनर्बलन कौशल में महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। पुनर्बलन कौशल छात्र की अतिरिक्त शक्ति होती है, अतः सभी को दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि पुनर्बलन एक ही छात्र को दिया जाए, वो कक्षा में सभी को सही उत्तर प्राप्त मिलने पर उन्हें सकारात्मक नकारात्मक सही प्रकार के पुनर्बलन उनको मिलने चाहिए। जहाँ तक संभव सकारात्मक पुनर्बलन का ही प्रयोग करें। छात्र की आवश्यकता के अनुरूप ही पुनर्बलन दे। विशेष परिस्थिति में दंडनात्मक पुनर्बलन भी दे। एक ही प्रकार का पुनर्बलन न दे। एक शब्द को बार बार कहने से यह अध्यापक का उपनाम बन जाता है। पुनर्बलन प्रदान करते समय अध्यापक विनम्र मुद्रा में ही पुनर्बलन दे। जानबूझकर पुनर्बलन देने से छात्र इसे विपरीत भाव में लेते हैं, अतः शिक्षक को स्वाभाविक पुनर्बलन ही देना चाहिए। पुनर्बलन में नियमितता रखें। सकारात्मक पुनर्बलन अल्प विकसित छात्रों को सकारात्मक पुनर्बलन नहीं दे। अन्य छात्रों के बीच उसकी अधूरी अनुक्रिया को ही पुनर्बलित करें। पुनर्बलन में छात्र को नाम से पुकारे तो अच्छा रहता है, अर्थात अध्यापक अरे खड़ा हो, बता इसका अर्थ क्या होगा कहते हैं, यह सर्वथा अनुचित है। इससे यदि उत्तर आता है तो भी उसे भूल जाएगा। नाम नहीं पता तो यह कहना उचित होगा, शाबाश बेटे खड़े हो जाओ आदि। छात्र का स्वास्थ्य का भी ध्यान में रखना चाहिए। कई बार स्वास्थ्य खराब होने की वजह से छात्र सही अनुक्रिया नहीं करता है, परिणाम स्वरूप उससे दंड देता है, यह सर्वथा अनुचित है। प्रतिभाशाली छात्र के लिए अन्य छात्रों से भिन्न पुनर्बलन देने चाहिए। साथ ही छात्रों के मनोभावों को भी समझे। साथ ही सकारात्मक पुनर्बलन में पुरस्कार आदि की व्यवस्था भी करें। छात्रों अनियुक्तियों से बचाए, इससे उनका मनोबल टूट जाता है, चित्त स्थिर हो जाता है। अनुचित व्यवहार अनुशासनहीनता करने पर दंड का ही प्रयोग करें। इससे पहले छात्र के विचार जानना भी आवश्यक है। अब सावधानी वाली बात करते हैं, जिसमें अध्यापक द्वारा कक्षा को स्वाभाविक वियुक्ता के लिए पुनर्बलन प्रस्तुत करने चाहिए। साथ ही आवश्यकता अनुसार विशिष्ट प्रक्रिया में इसका उपयोग करना चाहिए। पुनर्बलन में विविधता रखनी चाहिए। छात्र को प्रतिक्रिया के तुरंत बाद पुनर्बलन देना चाहिए। कई बार देखा जाता है कक्षा में जब अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर छात्र देता है तो उन्हें तत्काल पुनर्बलन न दिया जाकर बाद में दिया जाता है, जिससे उसका महत्व कम हो जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में कुछ उदाहरण पुनर्बलन के वो इस प्रकार के हैं। जैसे शिक्षक जब छात्रों से पूछता है कि भारत में प्रमुख त्यौहार कौन कौन से मनाए जाते हैं, तो छात्र उत्तर देता है होली, दीपावली, रक्षाबंधन आदि। फिर शिक्षक कहता है शाबाश, दीपावली किस उपलक्ष्य में मनाई जाती है? छात्र कहता है राम के वन से लौटने पर खुशी के रूप में। शिक्षक कहता है बहुत अच्छा। राम के पिता का और माता का क्या नाम था? तो छात्र बोले राम के पिता का नाम दशरथ और माता का नाम कौशल्या था। फिर शिक्षक कहता अच्छा यह बताओ राम की मौसी कौन थी? छात्र उत्तर देते हैं कैकेयी। शिक्षक तो फिर कैकेयी के पुत्र का नाम बताइए। छात्र उत्तर देते हैं लक्ष्मण। शिक्षक ओहू, लक्ष्मण तो सुमित्रा का पुत्र था, कैकेयी का बताओ। छात्र भरत। तो इस प्रकार के पुनर्बलन अध्यापक के द्वारा देते रहना चाहिए। अब पुनर्बलन कौशल की यदि मूल्यांकन सूची की बात करें तो इनमें निम्न घटकों को सम्मिलित किया जा सकता है। पहला, सकारात्मक शाब्दिक कथनों का प्रयोग, सकारात्मक अशाब्दिक, नकारात्मक शाब्दिक, नकारात्मक अशाब्दिक, पुनर्बलन सही प्रकार के लिए प्रयोग, पुनर्बलन का उपयोग, पुनर्बलन का गलत प्रयोग, छात्रों के उत्तर शामपट पर लिखना, पुनर्बलन में प्रयुक्त कथनों में नवीनता, विद्यार्थियों को उत्साहवर्धन। तो इस मूल्यांकन सूची के अंदर ये जितने भी घटक बताए जा रहे हैं इनके सामने कुछ रेटिंग स्केल निर्धारित कर लिए जाते हैं, जैसे कि 5, 4, 3, 2, 1, और उन घटकों में टिक करके छात्रों के में कि वो किस प्रकार से शिक्षण में इन कौशल का प्रयोग कर रहा है उसका निष्कर्ष निकाल लिया जाता है। अब बात आती है पर्यवेक्षण, सुपरविजन। पर्यवेक्षण का अर्थ क्या है? पर्यवेक्षण शब्द अंग्रेजी भाषा के सुपरविजन शब्द का पर्याय है। पर्यवेक्षण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस अवेक्षण। परि सुपर प्लस अवेक्षण विजन। सुपर का अर्थ असाधारण, अलौकिक अथवा दिव्य होता है, तथा विजन यानी दृष्टि, अर्थात ऐसी दृष्टि जो दिव्य अथवा अत्यंत सूक्ष्म हो, यह पर्यवेक्षण के अंतर्गत आता है। अब बात आती है शैक्षिक पर्यवेक्षण, एजुकेशनल सुपरविजन। पर्यवेक्षण शैक्षिक प्रशासन का एक आवश्यक व महत्वपूर्ण अंग है। विद्यालय में उचित व उत्कृष्ट शिक्षा की व्यवस्था हेतु जो भी मानव व भौतिक संसाधन जुटाए गए हैं, वह किन संसाधनों का उपयोग हो रहा है और किन का उपयोग नहीं हो रहा है, इसके लिए हम समय समय पर सुपरविजन करते रहते हैं। पहले पर्यवेक्षण के अंतर्गत यह माना जाता था कि उच्च अधिकारी अपने से निम्न अधिकारी की कमियों और गलतियों को केवल बताता था, लेकिन आज
कर्मचारियों की गलतियों व कमियों को निकालकर उन्हें सुधारने के लिए सलाह व निर्देश देता है। पर्यवेक्षण के संदर्भ में कुछ परिभाषाएं दी गई है, जैसे एडम्स एवं डिक्केने के अनुसार शिक्षण पर्यवेक्षण अध्यापन में सुधार लाने का एक पूर्व नियोजित कार्यक्रम होता है। नेक्स्ट, विलियम ए यिंगर के अनुसार पर्यवेक्षण वर्तमान को ऐसी प्रक्रिया के रूप में माना जाता है जिसका उद्देश्य संपूर्ण शिक्षण अधिगम परिस्थिति का व्यापक सुधार करना है। यदि हम निरीक्षण और पर्यवेक्षण के मध्य अंतर बात करते हैं तो निरीक्षण के अंतर्गत निम्न बातें आती है कि निरीक्षण केवल तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत करता है, निरीक्षण अल्पकालीन होता है, निरीक्षण में नेतृत्व का अभाव रहता है, इसमें निरीक्षक अपने अधीनस्थों को किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित नहीं करता है बल्कि उस कार्य को करने के लिए बाध्य करता है। निरीक्षण में प्राय एक ही व्यक्ति पर विद्यालय के निरीक्षण एवं सुव्यवस्था का दायित्व रहता है और इस प्रकार यह असहयोगी प्रक्रिया है। इसमें अचानक पर्यवेक्षण किया जाता है, इसमें केवल व्यक्तियों की कमियों पर ही ध्यान दिया जाता है, इसमें कोई योजना नहीं होती है, यह अनियमित व अव्यवस्थित है, समस्याओं का कोई इसमें महत्व नहीं होता है। बात आती है पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण परिस्थिति की वास्तविक जानकारी प्राप्त कर सुझाव प्रस्तुत करता है। इसमें निरीक्षण के साथ उनमें सुधार करने के लिए भी उन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट है, पर्यवेक्षण अनवरत रूप से चलता रहता है और इसमें दिन प्रतिदिन कार्यों की देखभाल से संबंध व्यक्तियों की कुशलता को सुझाव तथा प्रेरणा द्वारा विकसित किया जाता है। नेक्स्ट, पर्यवेक्षण रचनात्मक नेतृत्व पर आधारित होता है। इसमें परिनिरीक्षण अपने अधीनस्थों को सहयोगी मानकर उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरणा एवं मार्ग प्रदर्शन करता है। पर्यवेक्षण एक सहयोगी प्रक्रिया है जिसमें बहुत से मानवीय तत्वों तथा प्रधानाध्यापक, वरिष्ठ शिक्षकगण एवं सरकार की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक आदि सभी के प्रयास सम्मिलित रहते हैं। इसमें निश्चित व औपचारिक रूप से किया जाता है। अध्यापक गलतियों व कमियों को निकालकर उनको सुधारने के लिए आवश्यक सुधार व निर्देश दिए जाते हैं। यह योजनाबद्ध व समयबद्ध होता है, साथ ही कई समस्याओं पर भी ध्यान दिया जाता है। बात करते हैं शैक्षिक पर्यवेक्षण की प्रकृति। नेचर ऑफ एजुकेशनल सुपरविजन। पहला है शैक्षिक पर्यवेक्षण विकासोन्मुख प्रक्रिया है। शैक्षिक पर्यवेक्षण द्वारा शिक्षण पर अधिगम परिस्थितियों में सुधार करने शिक्षक की व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान किया जाता है, जिससे उचित वातावरण का निर्माण होने से विद्यालय विकास की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट है शैक्षिक पर्यवेक्षण समग्र क्रिया है। शैक्षिक पर्यवेक्षण किसी शैक्षिक कार्य व समस्या के एक पक्ष के बजाय सभी पक्षों पर विचार कर उनका समाधान करता है। नेक्स्ट है शैक्षिक पर्यवेक्षण एक कुशल नेतृत्व है, गुड लीडरशिप है। शैक्षिक पर्यवेक्षण की भूमिका एक नेता की तरह होती है जो प्रत्येक व्यक्ति को हर प्रकार से निर्देशन अभिप्रेरणा प्रदान करने का कार्य करती है। नेक्स्ट, शैक्षिक पर्यवेक्षण सामूहिक प्रक्रिया है, सामूहिक प्रयास है, गुड इफेक्ट्स है। शैक्षिक पर्यवेक्षण किसी एक व्यक्ति पर आधारित न होकर समस्त मानवीय संसाधनों के सहयोग पर आधारित है। यह व्यक्तिनिष्ठ न होकर सामूहिक प्रयास है। सभी के प्रयत्नों से ही शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति तथा शिक्षण अधिगम परिस्थिति में सुधार हो सकता है। नेक्स्ट है शैक्षिक पर्यवेक्षण वैज्ञानिक है। शैक्षिक पर्यवेक्षण द्वारा शिक्षण अधिगम में सुधार लाने के लिए मापन, मूल्यांकन, परीक्षण, निरीक्षण आदि के नवीन तरीकों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है शैक्षिक पर्यवेक्षण रचनात्मक है, क्रिएशन, एजुकेशनल सुपरविजन इज क्रिएशन। शैक्षिक पर्यवेक्षण शिक्षण अधिगम की समस्याओं को ही समाधान नहीं करता है बल्कि रचनात्मक रूप से भी कार्य करता है, जैसे कि इसमें सेमिनार, कार्यशाला आदि जिससे शिक्षकों में मौलिकता आती है, सृजनात्मकता बढ़ती है एवं साधन संपन्नता एवं नवाचार को प्रेरित किया जाता है। नेक्स्ट है शैक्षिक पर्यवेक्षण तकनीकी सेवा, टेक्निकल असिस्टेंस। शैक्षिक पर्यवेक्षण शिक्षकों की तकनीकी सहायता प्रदान करता है जिससे वे अपना कार्य कुशलता से कर सके। शिक्षण विधियों, कौशलों, विषय के ज्ञान से संबंधित कठिनाइयों के लिए शैक्षिक सहायता प्रदान करता है जिससे शिक्षण अधिगम सुचारू रूप से हो सके। नेक्स्ट है शैक्षिक पर्यवेक्षण गत्यात्मक है। शैक्षिक पर्यवेक्षण निरंतर कार्य करता है क्योंकि विकासोन्मुख होने के लिए लगातार प्रयास आवश्यक है तथा कार्य में रचनात्मकता लाने के लिए भी यह बहुत जरूरी है। अब बात आती है शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषता है। जिससे पहले विशेषता है कि शैक्षिक पर्यवेक्षण स्वस्थ मानसिक संबंधों का विकास करती है। शैक्षिक पर्यवेक्षण किसी एक व्यक्ति का प्रयास न होकर एक सामूहिक प्रयास होता है। इसमें किसी एक पक्ष पर ही विचार नहीं किया जाता बल्कि सभी पक्षों पर विचार किया जाता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण उचित वातावरण का निर्माण करता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण द्वारा विद्यालय भौतिक संसाधनों की पूर्ति करके शिक्षण अधिगम के वातावरण को उचित बनाया जाता है। समस्या समाधान उपागम पर आधारित है। शैक्षिक जो पर्यवेक्षण है
वो शैक्षिक समस्या समाधान उपागम पर आधारित है। कहने का मतलब है कि शैक्षिक पर्यवेक्षण के अंतर्गत समस्या का समाधान पर्यवेक्षक स्वयं के निर्णय के अनुसार न करके सभी से विचार विमर्श करके करता है। साथ ही शैक्षिक पर्यवेक्षण अनुसंधान व आधुनिक तकनीकों पर आधारित भी है। साथ ही शैक्षिक पर्यवेक्षण अधिक व्यवहारिक है। व्यवहारिकता से तात्पर्य है वर्तमान परिस्थितियों, उपलब्ध संसाधनों तथा व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, योग्यताओं, क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए समाधान करने का प्रयास किया जाता है। निदानात्मक भूमिका, इसमें पर्यवेक्षक किसी शिक्षण अधिगम परिस्थितियों से संबंधित कठिनाइयों का पता लगाने का प्रयास करता है। कक्षा शिक्षण का अवलोकन भी करता है, जिसमें अध्यापक की प्रगति का मूल्यांकन करना, अध्यापक व हेडमास्टर के मध्य अच्छे संबंध स्थापित है या नहीं आदि का भी मूल्यांकन किया जाता है। उपचारात्मक भूमिका, इसके अंतर्गत अध्यापकों की शैक्षिक योग्यताओं, विशेषताओं, सीमाओं और त्रुटियों को जानने के पश्चात उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। पर्यवेक्षक के उपचारात्मक कार्यों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, शिक्षक की व्यावसायिक संबंधी समस्या का समाधान। दूसरा, शिक्षकों की शैक्षिक विशेषताओं एवं त्रुटियों के आधार पर। तो नेक्स्ट, शिक्षकों की योग्यताओं एवं क्षमताओं का निरंतर विकास। साथ ही पर्यवेक्षक निम्न प्रकार के कार्य भी करता है। पहला, वर्कशॉप, सेमिनार, फिल्म प्रदर्शन का आयोजन, शिक्षण सहायक सामग्री की व्यवस्था, उपयोग, प्रदर्शन पाठ आयोजित करना। शैक्षिक पर्यवेक्षण की आवश्यकता क्यों है, उसकी नीड क्यों है? विद्यालय में जिस प्रकार से अध्यापक की आवश्यकता होती है उसी प्रकार से पर्यवेक्षक की भी आवश्यकता होती है, जो कि कई विद्यालयों का पर्यवेक्षण करता है और विद्यालय की तुलना करके अध्यापकों को सही दिशा व मार्ग प्रदान करता है। पर्यवेक्षण की आवश्यकता कई कारणों से है। पहला, पर्यवेक्षण से विद्यालय में होने वाले विभिन्न गतिविधियों का मूल्यांकन करने में मदद मिलती है। साथ ही विद्यालय में अनेक अध्यापक ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी गतिविधियों का कुशलतापूर्वक संचालन करने हेतु मार्गदर्शन की भी आवश्यकता होती है, इसलिए भी पर्यवेक्षण करना आवश्यक है। नेक्स्ट, जब व्यक्ति को यह पता लगेगा कि उसका पर्यवेक्षण किया जाएगा तो वह अपना कार्य सही ढंग से करेगा। नेक्स्ट, पर्यवेक्षण के माध्यम से अनेक विद्यालयों से संपर्क स्थापित किया जाता है। अध्यापकों की कार्य करने की कुशलता को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट, विद्यालय में यदि कोई अव्यवस्था फैलती है तो पर्यवेक्षण से उसका समाधान किया जा सकता है। अब महत्व की बात करते हैं कि शैक्षिक पर्यवेक्षण करने से क्या महत्व है। इससे नवीन विचारों का शिक्षा में समावेश होता है। साथ ही अध्यापक की व्यावसायिक उन्नति में सहायता मिलती है। साथ ही मानवीय संबंधों को भी महत्व मिलता है। नेक्स्ट, शैक्षिक पर्यवेक्षण नवनियुक्त अध्यापकों के समायोजन में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट, शिक्षा समाज के लिए उपयोगी हो इसलिए भी शैक्षिक पर्यवेक्षण आवश्यक है। अब जब प्रभावी पर्यवेक्षण हो तो उसके लिए अनेक समस्याएं भी या बाधाएं भी आती है। पहला, पर्यवेक्षकों में प्रभावशीलता का अभाव। कई बार ये देखने को मिलता है कि सुपरविजन करने वाला जो व्यक्ति होता है उसमें वो प्रशिक्षित नहीं होता, उसमें पर्यवेक्षण करने की क्षमता नहीं होती है, इस वजह से भी ठीक प्रकार से पर्यवेक्षण नहीं हो पाता। दूसरा, वास्तविक अनुभव का अभाव, उसमें वास्तविक अनुभव भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट, पक्षपातपूर्ण व्यवहार। कई बार ये देखा जाता है कि जब शिक्षण संस्थाओं का पर्यवेक्षण किया जाता है तो उस दौरान वहाँ पर कहीं न कहीं पर्यवेक्षक के द्वारा पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है, जिससे ठीक प्रकार से पर्यवेक्षण नहीं हो पाता। नेक्स्ट, रचनात्मक सुझावों का अभाव। जब शैक्षिक पर्यवेक्षण का संपूर्ण कार्य जब सैद्धांतिक एवं खानापूर्ति के लिए होता है तब उसमें रचनात्मक सुझावों का अभाव होता है, जो कि शैक्षिक पर्यवेक्षण में बाधक होता है। नेक्स्ट, अध्यापकों में पर्यवेक्षण का भय। जब पर्यवेक्षक टीम विद्यालय का पर्यवेक्षण करने जाती है तो अध्यापकों में एक प्रकार का भय उत्पन्न हो जाता है, जिससे कई शिक्षकों को जिसके कारण कई शिक्षक अवकाश भी ले लेते हैं, जो कि पर्यवेक्षण में बाधक है। अब बात आती है पर्यवेक्षण के प्रकार। ये पर्यवेक्षण भी कई प्रकार से किया जा सकता है। पहले, व्यक्तियों की संख्याओं के आधार पर व्यवस्थित पर्यवेक्षण, इंडिविजुअल सुपरविजन। दूसरा, पैनल सुपरविजन। इंडिविजुअल सुपरविजन, जिस पर्यवेक्षण में एक व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण किया जाता है उसे इंडिविजुअल सुपरविजन कहते हैं, और जिसमें कई व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है उसे हम पैनल सुपरविजन कहते हैं। भूमिका एवं दृष्टिकोण के आधार पर, जिसमें निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण, निरोधात्मक पर्यवेक्षण, लोकतंत्रात्मक पर्यवेक्षण, वैज्ञानिक पर्यवेक्षण, रचनात्मक पर्यवेक्षण आदि। तो इसमें निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण में यह परंपरागत पर्यवेक्षण है, जिसमें पर्यवेक्षण करने वाली सभी विषयों का ज्ञाता होता है। वह पर्यवेक्षण के समय केवल गलतियों का पता लगाता है। यह नियमों, आदर्शों और निर्देशों पर अधिक बल देता है। निरोधात्मक पर्यवेक्षण, यह पर्यवेक्षण प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों दोनों की कठिनाइयों को जानने के लिए किया जाता है। पर्यवेक्षक शिक्षकों की कठिनाइयों का निराकरण में योगदान देता है। लोकतांत्रिक पर्यवेक्षण, इस पर्यवेक्षण को सहयोगी पर्यवेक्षण भी कहते हैं।
इस प्रकार के पर्यवेक्षण में अध्यापक, शिक्षक, विषय विशेषज्ञ आदि सभी संबंध व्यक्ति परस्पर संयोग से योजना अनुसार एक दूसरे की समस्या का समाधान करने और सुझाव देने में अपना योगदान देते हैं। वैज्ञानिक पर्यवेक्षण, इसमें वैज्ञानिक पर्यवेक्षण का अर्थ है कि क्रमबद्ध, वैध और विश्वसनीय। इसकी आधुनिक तकनीकी पूर्णतया वैज्ञानिक सिद्धांतों पर विकसित हुई है। अयर ने इस पर्यवेक्षण के बारे में कहा है कि वैज्ञानिक पर्यवेक्षण वह है जिसमें अनुदेशों में सुधार के लिए मापने योग्य नियंत्रित विधियों का प्रयोग होता है तथा ये विधियां वैध और विश्वसनीय। शिक्षण प्रशिक्षण क्षेत्र में आजकल आरसी तथा ईटीसीएस कक्षा पर्यवेक्षण की नवीन वैज्ञानिक विधियां भी है। रचनात्मक पर्यवेक्षण में निरीक्षणात्मक अथवा आधिकारिक पर्यवेक्षण में जहां इंडिविजुअल सृजनकता उसके कार्यों की मौलिकता को आघात पहुंचाता है, इसके विपरीत रचनात्मक पर्यवेक्षण व्यवस्थित सर्जना व मौलिकता के विकास का आधार प्रस्तुत करता है। उदाहरण, नवीन शैक्षणिक विधियों, शैक्षिक प्रयोगों को प्रशंसा के भाव से देखा जाता है, इससे उनके स्टाफ में उच्च रचनात्मकता का विकास होता है। निरीक्षण तथा आंकलन, इसके बारे में हम नेक्स्ट कक्षा में बात करेंगे।